नमस्कार दोस्तों। आज की ये जो सच्ची खौफनाक घटना जो पर्सनली मुझे बहुत डरावनी लगी है, ये मेरे ही शहर या कह लो मेरे ही घर के पास की है। इस कहानी को जिसने भेजा है उसने अपना नाम बताने से क्यों मना किया है ये तो आप स्टोरी सुनकर ही जान सकते हैं। तो बिना देरी के सीधा स्टोरी पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रात को बिना सर्च किए मेरे वीडियो सीधे आप तक पहुंच जाएं। फतेहपुर हुसैनगंज की शादी, वो शाम अभी भी अमन की यादों में एक धुंधले और डरावने सपने की तरह बसी थी। हवा में अभी भी गेंदे के फूलों की महक और शादी के शोर की गूंजें बाकी थी। लेकिन जैसे जैसे वो शहर की सीमा से बाहर निकल रहे थे, वो उत्सव का माहौल एक भारी खामोशी में बदलने लगा। अमन और रोहित दोनों गहरे दोस्त थे, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। अमन थोड़ा संकोची था और डरपोक था, जबकि रोहित अपनी अच्छी कदकाठी और तीखे नए नक्श के कारण हर महफिल की जान हुआ करता था। उसका आत्मविश्वास उसकी आंखों में झलकता था, जो अक्सर उसे जोखिम लेने के लिए उकसाता था। रात गहरी हो चुकी थी। उनकी बाइक की हेडलाइट अंधेरे को चीरते हुए सड़क पर एक पीला सा रास्ता बना रही थी। शादी की रस्मों और नाच गानों के बाद दोनों के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। रोहित ने बाइक की रफ्तार बढ़ाते हुए अमन की तरफ देखा। अमन, बाईपास से जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा और ट्रैफिक भी होगा। मेरा मन है कि कुछ देर रुक कर एक पैग लगाया जाए, फिर सुकून से घर चलेंगे। अमन ने चारों तरफ देखा। सड़क के किनारे घने पेड़ थे और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। भाई, बाईपास सुरक्षित है, इस वक्त इन गलियों में जाना ठीक नहीं लग रहा। तूने सुना नहीं है इस इलाके के बारे में? रोहित ने एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए बाइक को बाईपास से मोड़ लिया और उस पतली गली की तरफ ले गया जो सीधे पोस्टमार्टम हाउस की तरफ निकलती थी। वो रास्ता बेकार था। सड़क के दोनों ओर पुराने झुके हुए पेड़ थे, जिनकी टहनियाँ किसी कंकाल की उंगलियों की तरह आसमान की तरफ उठी हुई थी। हवा में एक अजीब सी सड़न थी, जैसे कोई चीज़ बहुत समय से गल रही है। अरे डर मत यार, पोस्टमार्टम हाउस है, कोई भूतिया महल थोड़ी ना है। बस थोड़ी देर रुकेंगे, पियेंगे और निकल लेंगे। रोहित ने बाइक एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रोकी। वो पेड़ इतना पुराना था कि उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांपों की तरह फैली हुई थी। चारों ओर एक सन्नाटा था जो कानों को चीर देने वाला था। केवल झींगरों की आवाज़ उस खामोशी को अधिक डरावना बना रही थी। उन्होंने अपनी बोतल निकाली और प्लास्टिक के गिलासों में शराब डाली। शराब की तीखी गंध हवा में घुल गई थी। रोहित ने एक बड़ा घूंट भरा और अपनी पीठ पेड़ के तने से टिका ली। वो अपनी खूबसूरती और जवानी के नशे में चूर था। उसे अंदाजा नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। अमन ने जैसे ही अपना गिलास होठों से लगाया, उसकी नज़र ऊपर गई, बरगद की एक मोटी टहनी पर जो ज़मीन से करीब 10 फीट ऊपर थी। कोई बैठा था। अमन का हाथ कांप गया और शराब की कुछ बूंदें उसके कुर्ते पर गिर गई। उसने अपनी आंखों को मला, ये सोचकर कि शायद शराब के असर से उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन वो आकृति वहीं थी। रोहित, ऊपर देख। अमन की आवाज़ फटी हुई थी। उसमें एक सिहरन थी। रोहित ने लापरवाही से ऊपर देखा। टहनी पर एक लड़की बैठी थी। उसने सफ़ेद रंग का एक पुराना मैला सा लिबास पहना था, जो हवा के बिना भी हल्का सा लहरा रहा था। उसके बाल लंबे, काले और उलझे हुए थे, जो उसके चेहरे के आधे हिस्से को ढके हुए थे। उसकी त्वचा का रंग ऐसा था जैसे दूध में राख मिला दी गई हो, एक पीलापन जो जीवन के अनुपस्थिति का संकेत था। रोहित की नज़रें उसकी आंखों पर टिक गई। वे आंखें सामान्य नहीं थी, उनमें कोई पुतली नहीं दिख रही थी, बस एक गहरा काला शून्य था जो सीधे रोहित की आत्मा को खींच रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि रोहित डरा नहीं। वो उसकी सुंदरता या शायद उसके अलौकिक आकर्षण में खो गया। कितनी अजीब है ये, यहाँ इस वक्त ये क्या कर रही है? रोहित ने धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में डर के बजाय एक तरह की उत्सुकता थी। अमन ने रोहित का हाथ जोर से पकड़ा और उसे बाइक की तरफ खींचने लगा। पागल है क्या? वो इंसान नहीं लग रही है, चल यहाँ से, अभी के अभी चल। जैसे ही वह बाइक स्टार्ट करके वहाँ से भागे, अमन ने रियर व्यू मिरर में देखा। वो लड़की अब पेड़ पर नहीं थी और वो सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई थी। उसकी पीठ उनकी तरफ थी, लेकिन उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वो अपनी उंगलियों में से हवा में कुछ निशान बना रही थी और उसकी नज़रें अब भी रोहित की पीठ पर जमी थी। घर पहुंचते पहुंचते रोहित बिल्कुल चुप हो गया था।
उसने रास्ते भर एक शब्द नहीं बोला। जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो उसने बिना कपड़े बदले बिस्तर पर छलांग लगा दी और गहरी नींद में सो गया। लेकिन वो नींद शांति वाली नहीं थी। अमन ने देखा कि रोहित नींद में करवटें बदल रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी तड़प थी। अगली सुबह जब अमन उसे जगाने गया तो उसने जो देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। रोहित के शरीर का तापमान इतना ज़्यादा था कि उसे छूने से ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी उबलते हुए पानी के बर्तन को छू रहा हो। तेज बुखार ने उसे जकड़ लिया था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वो लगातार बड़बड़ा रहा था। वो बुला रही है, वो कह रही है कि मैं उसका हूँ। रोहित की आवाज़ बदल गई थी। उसमें एक ऐसी गूंज थी जो इस दुनिया की नहीं लगती थी। वो अचानक बिस्तर से उठा और कमरे के कोने में जाकर खड़ा हो गया। वो दीवार को ऐसे देख रहा था जैसे वहाँ कोई खड़ा हो। फिर उसने अपने नाखूनों से दीवार को खुरचना शुरू कर दिया। खुरचने की आवाज़ ऐसी थी जो अमन के दिल को दहला रही थी। 2 दिन बीत गए। रोहित की हालत बिगड़ती गई। वो न कुछ खा रहा था न पी रहा था। उसकी त्वचा धीरे धीरे पीली पड़ने लगी और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए। वो अब इंसानों की तरह बात नहीं करता था। वो कभी कभी जोर से हंसता था और फिर कभी अचानक से फूट कर रोने लगता था। अमन अब और चुप नहीं रह सका। उसे महसूस हो रहा था कि उस रात की गलती ने रोहित की जान खतरे में डाल दिया है। वो रोहित के माता पिता के पास गया। अंकल आंटी, मुझे आपको कुछ बताना है। उस रात जब हम रास्ते से आए थे तो वहाँ हमें एक अजीब सी औरत दिखाई दी। मुझे लगता है कि रोहित उसी के प्रभाव में है। रोहित के पिता ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? कैसी औरत? तुम लोग कहाँ गए थे? अमन ने शराब वाली बात छिपा ली क्योंकि वो जानता था कि उसके घर वाले उसे माफ़ नहीं करेंगे। उसने बस इतना बताया कि उन्होंने एक भटकती हुई आत्मा को देखा था। घर वाले घबरा गए। उन्होंने शहर के सबसे बड़े तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने जब कमरे में प्रवेश किया तो रोहित एक कोने में दुबक कर बैठा हुआ था और अपनी उंगलियों से हवा में कुछ लिख रहा था। तांत्रिक ने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, रोहित का शरीर अचानक अकड़ने लगा। उसकी पीठ धनुष की तरह मुड़ गई और उसने एक ऐसी चीख मारी जो किसी जानवर की नहीं बल्कि एक औरत की दर्दनाक पुकार थी। निकल जा इस शरीर से, तुझे इस इंसान का क्या चाहिए? तांत्रिक ने जोर से चिल्लाकर कहा और रोहित के माथे पर भस्म लगाया। अचानक रोहित ने तांत्रिक का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि तांत्रिक के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आईं। रोहित के मुंह से एक भारी स्त्री जैसी आवाज निकली, ये मेरा है, इसकी खूबसूरती ने मुझे खींच लिया है, मैं इसे किसी और का नहीं होने दूंगी। तांत्रिक ने अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हट गया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसने रोहित के पिता की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, ये कोई साधारण प्रेत नहीं है। ये एक ऐसी चुड़ैल है जो सदियों से अकेली है और उसने इस लड़के को अपना जीवन साथी चुन लिया है। मेरी शक्तियाँ इस पर काम नहीं करेंगी। अगर इसे बचाना है तो इसे तुरंत मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ। केवल वही की शक्ति से मुक्त करा सकती है। अगले ही दिन रोहित के परिवार ने उसको गाड़ी में लेकर मेहंदीपुर बालाजी के लिए रवाना हो गए। अमन भी उनके साथ था। रोहित की हालत अब और भी भयानक हो चुकी थी। वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा था, लेकिन अब वो रोहित नहीं लग रहा था। उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी और वो लगातार खिड़की के बाहर देख रहा था, जैसे कोई उसे बाहर से पुकार रहा हो। रास्ते में सन्नाटा पसरा था, जिसे केवल गाड़ी के इंजन की आवाज़ तोड़ रही थी। अचानक रोहित ने एक ठंडी डरावनी हंसी हंसी। तुम्हें लगता है कि तुम इसे बचा लोगे? उसकी आवाज़ अब पूरी तरीके से उस लड़की की हो चुकी थी। वो आवाज़ शहद जैसी मीठी किन जहर जैसी घातक थी। रोहित की माँ ने रोते हुए उसका हाथ पकड़ा। बेटा, बस थोड़ी देर और, हम मंदिर पहुंचने वाले हैं। भगवान सब ठीक कर देंगे। रोहित ने अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई ममता नहीं थी, बस एक क्रूर चमक थी। उसने अपना हाथ झटक दिया और एक झटके में अपनी माँ का गला पकड़ लिया। उसकी ताकत अमानवीय थी। भगवान? यहाँ कोई भगवान नहीं आएगा। ये लड़का मुझे पसंद आ गया है। इसकी देह, इसकी खुशबू, अब ये मेरा है। अमन ने घबराकर ड्राइवर को चिल्लाया, गाड़ी तेज चलाओ, जल्दी चलो यहाँ से। जैसे जैसे वो मंदिर के करीब पहुँच रहे थे, रोहित का शरीर और अधिक तड़पने लगा। वो गाड़ी की सीट पर उछलने लगा। उसके हाथ पैर बेकाबू होकर हिल रहे थे
वो चीख रहा था, लेकिन वो चीखें अब दो अलग अलग आवाज़ों की मिश्रण थी। एक रोहित की दर्दनाक पुकार और दूसरी उस चुड़ैल की विजयी हंसी। मैं इसे ले जाऊंगी, मैं इसे अपने अंधेरी दुनिया में ले जाऊंगी, जहाँ कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। अचानक एक जोरदार झटका लगा। रोहित ने अपना सिर गाड़ी के शीशे पर दे मारा। शीशा टूट गया और खून की फुहारें उसकी माँ और अमन पर गिर गईं। लेकिन रोहित को दर्द महसूस नहीं हो रहा था, वो बस मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि उसके होंठों के किनारे फटने लगे थे। गाड़ी अब मेहंदीपुर बालाजी के मुख्य द्वार से महज कुछ किलोमीटर दूर थी। मंदिर के शिखरों की झलक दूर से दिखाई देने लगी थी, लेकिन जैसे जैसे मंदिर की पवित्र ऊर्जा का एहसास उस एंटिटी को हुआ, उसके अंदर एक भयानक युद्ध छिड़ गया। रोहित का शरीर अब किसी मशीन की तरह कांप रहा था। उसकी सांसें उखड़ने लगी। वो बार बार अपना गला पकड़ रहा था, जैसे कोई उसे अदृश्य हाथों से घोंट रहा हो। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अगर ये मेरा नहीं हो सकता है तो ये किसी का नहीं होगा। एक अंतिम कान फाड़ देने वाली चीख के साथ रोहित का शरीर पूरी तरह सीधा हो गया। उसकी आंखें पूरी तरीके से सफ़ेद हो गई थी और उसके मुंह से एक काला गाढ़ा तरल पदार्थ निकलने लगा। उसने एक आखिरी बार अमन की तरफ देखा। उस नज़र में अब नफरत नहीं थी, बल्कि एक गहरी अनंत उदासी थी। और फिर अचानक सब शांत हो गया। रोहित का सिर धीरे धीरे उसकी माँ के कंधे पर गिर गया। उसकी सांसें रुक चुकी थी, उसकी पकड़ ढीली हो गई थी और उसका हाथ बेजान होकर सीट से नीचे लटक गया। गाड़ी रुकी, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रोहित की माँ की चीखें उस सन्नाटे को चीरने लगी, लेकिन अब रोहित जा चुका था। अमन ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क के किनारे एक सफ़ेद साया खड़ा था, जो धीरे धीरे ओझल हो रहा था। उस साये ने एक बार मुड़कर देखा और फिर हवा में विलीन हो गया। अमन को एहसास हुआ कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें दुनिया का कोई भी मंदिर या तांत्रिक ठीक नहीं कर सकता है। उस रात की वह छोटी सी गलियारा, वो शराब की बोतल और वो खूबसूरत लेकिन जानलेवा चेहरा, सब कुछ एक त्रासदी में बदल गया। जब वे रोहित के शव को वापस ले जा रहे थे तो अमन ने देखा कि रोहित के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो उस अंतहीन तड़प से आज़ाद हो गया हो। लेकिन अमन की आत्मा अब भी पोस्टमार्टम हाउस वाली गली में अटकी हुई थी, जहाँ सन्नाटा आज भी उन लोगों का इंतजार करता है जो शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं। रास्ते भर अमन के कानों में वही आवाज़ें गूंजती रहीं। वो मेरा है, वो मेरा है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके ठीक पीछे बैठा है, उसकी गर्दन पर ठंडी सांसें छोड़ रहा है। वो जानता था कि वो चुड़ैल केवल रोहित को नहीं चाहती थी, बल्कि उसने अमन के डर को भी चख लिया था, और वो डर धीरे धीरे उसकी ओर खींच रहा था। अंधेरा अब केवल बाहर नहीं था, वो अब अमन के अंदर भी समा चुका था।